हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम इकोलॉजिकल नीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोलॉजिकल नीड या इसे पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल नीड क्या होते हैं और किसे कहते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे किस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था और इकोलॉजिकल नीड क्या होते हैं। जो इकोलॉजिकल नीड होते हैं वह हैबिट से सिमिलैरिटी रखते हैं बट हैबिट्स नहीं होते। हैबिट्स क्या होंगे? जो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इन्वायरमेंट में कंडीशंस हो, ये हैबिट्स होंगी। या फिर एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी, ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैबिट्स हो जाएंगी। और इससे थोड़ा डिफरेंसेस है इकोलॉजिकल नीड्स। ये क्या होते हैं? यह एक किसी स्पीसीज़ का प्रोफेशनल एड्रेस होता है। प्रोफेशनल एड्रेस जो कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैसे इंटरेक्ट करती है, या फिर सिंपली हम इसे बोल सकते हैं कि इकोलॉजिकल नीड्स इज द प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ स्पीसीज़। यह एक स्पीसीज़ का प्रोफेशनल एड्रेस है। इकोलॉजिकल नीड्स इज द प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ अ स्पीसीज। तो यहाँ एक स्पीसीज़ का प्रोफेशनल एड्रेस है क्या? बायोलॉजिकल नीड। अभी हम देखते हैं कि इसे किसने सबसे पहले बताया था। तो जो इकोलॉजिकल नीड है, इसके बारे में सबसे पहले द concept of the niche was first defined in 1927 by the British ecologist Charles Elton. The term ecological niche is the describing both the role played by a species in a biological community and the set of environmental factors that determine its distributions. तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1927 में फर्स्टली डिफाइन किया था। उस साइंटिस्ट का नाम था, इकोलॉजिस्ट का नाम चार्ल्स एल्टन। इन्होंने इकोलॉजिकल नीड्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। जो इकोलॉजिकल नीड्स है वह बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिटरमाइन करके या डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बताया था। फिर इसके बाद सिंपली अगर हम बोले तो ये जो एक स्पीसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन कर देती है। जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वो उनमें रह रहे हैं, कितने प्रेडेटर्स है, कितने कॉम्पिटिटर्स है, रिसोर्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सारे जब एक कम्युनिटी में रहेंगे तो ये सारे उन्हें नीडेड होंगी। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है उन्हें डिफाइन कर देते हैं, उस जगह को डिफाइन कर देते हैं जहाँ पे कम्युनिटीज़ रह रही है और उनके लिए कॉम्पिटिटर्स, प्रेडेटर्स, रिसोर्स, न्यूट्रिशंस इनकी नीडेड होती है। तो ये एक स्पीसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है या डिफाइन कर देती है। उस जगह को बोलते हैं इकोलॉजिकल नीड्स और उस स्पेस को बोलेंगे इकोलॉजिकल नीड कहते हैं। अब इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, G.F. हचिंसन। इन्होंने जो इकोलॉजिकल नीड्स है इन्हें दूसरी तरह से डिफाइन किया, ब्रॉडली रूप से या ब्रॉड तरीके से इन्होंने इसे डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि प्रोसेस और डिफाइंड ऑफ द नीड
Every species exists within a range of physical and chemical conditions such as temperatures, light levels, acidity, humidity, or salinity. It also exists within a set of biological interactions such, a, such as the presence of predators or prey और द अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट सोर्स। इन्होंने क्या कहा, जो स्पीसीज है, हर स्पीसीज या एवरी स्पीसीज एक फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशंस या फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन वाली रेंज में रहते हैं, जैसे टेम्परेचर्स, लाइट लेवल्स, एसिडिटी, ह्यूमिडिटी, सैलिनिटी। इन सब चीज़ों फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशंस में वह रहती है, जिससे इनमें बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस होगा, जिससे कॉम्पिटिशन्स होगा या उनके कॉम्पिटिटर जैसे प्रेडिटर्स होंगे और रिसोर्सेज की नीडेड होंगी, न्यूट्रिशंस की नीडेड होंगी। तो ये बायोलॉजिकल को इंट्रैक्शन कर देते हैं या न्यूट्रिशंस रिसोर्स की नीडेड होती है। तो इस तरह से उन्होंने बायोलॉजिकल नीड्स को एक फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन या फिज़िकल रेंज के अंतर्गत रहती है उन स्पीसीज़ के बारे में या हर स्पीसीज़ के बारे में जो कि फिज़िकल एंड केमिकल रेंज में रहती है। इन्होंने हचिंसन्स ने इसकी परिभाषा ऐसे दी कि सभी हर स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर रेंज में रहती है, जैसे फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन। अब फिज़िकल और केमिकल कंडीशन क्या, जैसे टेम्परेचर में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर लगेगा, लाइट्स लेवल्स, एसिडिटी, ह्यूमिडिटी एंड सैलिनिटी। ये फिज़िकल एंड केमिकल कंडीशन के थ्रू ये कोई भी स्पीसीज़ इन रेंज में रहेंगी, उसे इन्होंने इकोलॉजिकल नीड्स कहा। इसके बाद हम देखते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक फंडामेंटल नीड्स और रियलाइज नीड्स, जनरली स्पीसीज़ और स्पेसिफिक स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज़ फंडामेंटल नीड्स कंसिस्ट ऑफ द फुल पोटेंशियल रेंज ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशंस एंड रिसोर्स इट कुड theoretically use if it could avoid direct competitions from other species of occurs in a particular ecosystem. Different species often compete with one another for the same resources. इसमें क्या हुआ, जो फंडामेंटल नीड्स होते हैं वह एक आइडियल कंडीशन में रहते हैं। अब आइडियल कंडीशन मतलब जहाँ न्यूट्रिशन की और कोई कमी ना हो, रिसोर्स की कोई कमी ना हो, कॉम्पिटिटर्स कोई ना हो, या ऐसी जगह जहाँ किसी स्पीसीज़ के लिए सब कुछ अवेलेबल हो, नो कंपटीशन हो, नो प्रेशर्स हो, या फिर उस जगह में अनलिमिटेड ग्रोथ व अनलिमिटेड रिसोर्सेस या नीडेड के द्वारा कर सकती है। ऐसे सिचुएशन को फंडामेंटल नीड्स कहते हैं, जहाँ पे ना कोई कंपटीशन होती है, ना कोई प्रेशर्स होते हैं, ना न्यूट्रिशंस की कमी होती है, ना रिसोर्सेज की कमी होती है। ऐसी जगह को या ऐसी जगह में रहने वाली स्पीसीज़ के लिए जहाँ पे कोई कंपटीशन ना हो, सब कुछ अवेलेबल हो, उस ऐसे सिचुएशन को फंडामेंटल नीड्स कहते हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो आगे प्रोसेस नहीं होंगी, तो कंपटीशन होना ज़रूरी होता है। जो फंडामेंटल नीड्स होता है वह बहुत बड़ा या ब्रॉड होता है। अभी सेकंड, इन शॉर्ट द नीड्स ऑफ कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज ओवरलैप टू सर्वाइव एंड अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर द सेम रिसोर्सेज। अ स्पीसीज यूजुअली occupies only part of its fundamental needs in a particular community or ecosystem. What ecological call its realized needs. अब रियलाइज नीड्स की बात हो रही है, तो रियलाइज नीड्स क्या होते हैं, जो फंडामेंटल नीड्स होते हैं उनका एक पार्ट होगा जो एक पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसे रियलाइज नीड्स कहेंगे, जो कि सच में हो रहा है। जो रियलाइज नीड्स होता है वह हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ एक डायग्राम दिख रहे हैं,
इसमें लाइट बियर और पांडा, ये जो बियर्स होते हैं इनके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और न्यूट्रिशंस अनलिमिटेड होते हैं। तो इनका जो नीक होगा ये ब्रॉड होगा, इनका जो नीक होगा ये ब्रॉड होगा और ये अनलिमिटेड फैक्टर्स या अनलिमिटेड ग्रोथ्स में इनका ब्रॉड या नीक बड़ा करेंगे। उसी के अपोजिट ये पांडा हैं, इसे स्पेशलिस्ट स्पीसीज के अंतर्गत रखे हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर टेम्परेचर्स या स्पेसिफिक जगह पर रहेंगे जहाँ पे इनकी रहने के लिए उपयुक्त स्थान हो, वहाँ ही रहेंगे। तो इनका जो नीक होगा ये छोटा होगा, मतलब उसके रहने की जगह उस स्थान ये छोटा होगा किससे, फंडामेंटल से। ये हो गया जनरलाइज्ड स्पीसीज जो कि ब्रॉड होंगी और इसका जो नीक होगा ये ब्रॉड होगा। और ये हो गई स्पेशलिस्ट स्पीसीज, इसका जो नीक होगा वो नैरो होगा, छोटा होगा और यह एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या एक फिजिकल केमिकल कंडीशंस में रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जनरलाइज स्पीसीज और स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में हमने देखा। फिर इसके बाद में इसका ग्राफ बनता है। जैसे हमने कहा था कि जो फंडामेंटल नीच होते हैं वह नो कॉम्पिटिशन्स, नो प्रेशर्स और उस जगह पर रहने वाली स्पीसीज के लिए सब कुछ अवेलेबल होता है। तो यहाँ एक फंडामेंटल एरिया या फंडामेंटल नीड्स आ जाएगा। उसी में हमने कहा था कि रियलाइज नीड्स जो होते हैं वो फंडामेंटल की एक स्पीसीज का या वह एक पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। तो ये रियलाइज नीड हो गया जो कि फंडामेंटल नीड का के अंडर लिमिटेड रिसोर्स के एक पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। इसके अतिरिक्त इस डायग्राम में ऊपर वाले यहाँ एक कंडीशन ऐसी हो रही है कि ये दोनों नीक एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप कर लेंगे तो ये जो एक बनेगा रीजन्स, उसे रीजन ऑफ नीच ओवरलैप कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों जो नीक होंगे इनके लिए नीडेड एक समान होंगी या उनके लिए रिसोर्सेज की एक समान आवश्यकता होंगी, जिससे वह किसी एक स्पीसीज या किसी एक को उस स्थान से हटना पड़ेगा। तो ये ओवरलैप ऑफ नीड्स कहलाएगा। तो इसकी जगह इधर दूसरे डायग्राम में जब फंडामेंटल नीड्स और रियलाइज नीड्स का एक पार्ट ऑक्यूपाई करता है तो उसे रियलाइज नीड्स करते हैं। और जब एक नीड दूसरे नीड को ओवरलैप कर लेता है, ऐसी कंडीशंस में दोनों के लिए रिसोर्सेज एक समान लगते हैं या दोनों स्पीसीज के लिए एक समान न्यूट्रिशन लगेंगे, तो किसी एक स्पीसीज को हटना पड़ता है। इसी का एक कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव अब क्या होता है? जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव है इसे गॉस ने रेफर किया था। गॉस ने ऐसे गॉस लॉ भी कहते हैं या फिर इसे कॉम्पिटिटिव एक्सकल्सन प्रिंसिपल भी कहते हैं या फिर इसे गॉस लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सकल्सन्स भी कहते हैं। 3 नाम है इसके। कॉम्पिटिटिव एक्सकल्सन प्रिंसिपल्स भी कहेंगे, गॉस लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सकल्सन और लॉ ऑफ गॉस। तो इसमें क्या होता है, जो हमने कहा था कि कोई स्पीसीज ओवरलैप कर लेती है तो वह कैसी होंगी,
उस कंडीशन में उन्हें दोनों को एक समान रिसोर्स की जगह आवश्यकता होगी और एक समान जगह की आवश्यकता होगी। तो यहाँ यही बता रहे हैं गॉस के लॉ में कि दोनों स्पीसीज, टू स्पीसीज विथ सिमिलर नीड फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स कैन नॉट एक्सिस्ट टुगेदर। जब दो स्पीसीज एक समान हो और सेम लिमिटिंग रिसोर्स वाली हो तो एक जगह नहीं रह सकते। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर ओवरलैप हो जाती है और किसी एक को निकलना पड़ता है। अब फिर उन्हें टू स्पीसीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नीड्स, कैन सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। फिर उन्होंने कहा कि दोनों स्पीसीज सिमिलर तो हो सकती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकती। कैसे? आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम टू सेम एक जगह नहीं रह सकती है। सेम टू सेम स्पीसीज, दो स्पीसीज के लिए सेम टू सेम नीड की आवश्यकता होगी या उसे रिसोर्स की आवश्यकता होगी, तो दोनों एक जगह नहीं रह सकती। तो इन्होंने ये कहा टू स्पीसीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नीड्स, मतलब दोनों सेम टू सेम नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं। अब इस ग्राफ में एक स्पीसीज ये है और दूसरे स्पीसीज ये है, जिनने हमें कहा था ऊपर कि उन्होंने ओवरलैप वाला एरिया, इस एरिया को ओवरलैप ऑफ नीड कहा था। तो यहाँ उस एरिया की स्पीसीज जो कि दोनों के लिए सेम कंडीशंस, सेम रिसोर्स, सेम जगह और सेम फैक्टर्स और सेम न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होंगी, तो कोई एक स्पीसीज को वहाँ से बाहर निकलना होगा। इन्होंने जो गॉस के लॉ में क्या बताया था, इन्होंने पैरामीशन की दो स्पीसीज ली थी। दो स्पीसीज को एक पर्टिकुलर कल्चर में ग्रो करवाया था, जिससे दोनों स्पीसीज में ग्रोथ जब कराई तो दोनों स्पीसीज के लिए हमें सेम न्यूट्रिशन, सेम रिसोर्स और सेम कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो जो दोनों स्पीसीज होती है उनमें से सिर्फ एक स्पीसीज ही ग्रो कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो दोनों में कंपटीशन होगा तो दोनों के लिए सेम रिसोर्स की, सेम जगह की, सेम नीडेड की तो होंगी आवश्यकता। तो जो स्पीसीज है उनमें कंपटीशन हो जाता है। कंपटीशन होने से किसी एक स्पीसीज को वह जगह से निकल जाते हैं या फिर एक स्पीसीज की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि ये दूसरी स्पीसीज है वह उसकी सारे न्यूट्रिशंस और उस जगह पर वो अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो इस डायग्राम में दो स्पीसीज की ग्रोथ दिख रही है, जिसमें से स्पीसीज ग्रोथ कर पाती है, दूसरी कंपटीशन से बाहर हो जाती है, क्योंकि उसके लिए भी वही आवश्यकता होंगी जो पहली वाली स्पीसीज को ग्रोथ के लिए लगी। तो उसे पर्टिकुलर या उस स्पीसीज के ग्रोथ के लिए उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिला, इसलिए वह एरिया से हट जाएंगी। या फिर दोनों में कंपटीशन होगा तो न्यूट्रिशंस को समान मात्रा में इन्हें नहीं मिल पाते। तो इस प्रकार से उन्होंने गॉस ने लॉ पैरामीशन की दो स्पीसीज पे किया था, जिन्होंने दो स्पीसीज पैरामीशन की ली थी और जिसमें कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराने पर उन्होंने दोनों में से सिर्फ एक स्पीसीज का ग्रोथ देखी, क्योंकि जो दोनों स्पीसीज होती है दोनों में कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन होगा तो उन्हें सेम रिसोर्स और सेम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, जिससे सिर्फ एक स्पीसीज ग्रो कर पाती है। इसके बाद और एग्जांपल है यहाँ बर्ड्स के। ये इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स है। इनमें क्या हो रहा है, ये जो बर्ड है ये कंपटीशन से बचने के लिए अपने रिसोर्सेस को पार्टीशन कर लेती है। रिसोर्सिंग partitioning. It occurs when species competing for the similar scarce resource evolve specialized traits that allow them to use their resource at different times in different way और different place। जो ये बर्ड है ये क्या कर रही है, जो ब्लू येलो वाला एरिया है उस जगह के इंसेक्ट, उस प्लांट के उस पार्ट के इंसेक्ट को अपना भोजन बनाएगी या ईटिंग के रूप में खाएंगी। और जो दूसरा डायग्राम है उसने क्या किया, इस पार्ट के इस एरिया वाले इंसेक्ट्स को चूज़ किया अपने रिसोर्स के रूप में, और इस बर्ड ने इस एरिया को, फिर इस बर्ड ने इस एरिया को
और यहाँ लास्ट में इस एरिया पे। तो इन्होंने क्या किया, इन बर्ड्स ने अपने रिसोर्स को, अपने टी रिसोर्स को पार्टीशन कर लिया और उन्होंने जो अपना निक है वह उस जगह को बना लिया, जिससे इनमें कंपटीशन नहीं हुआ, और कंपटीशन नहीं हुआ तो उस एरिया में वह अपना स्थान बनाए रखेंगी। इस प्रकार से हमने इकोलॉजिकल नीड देखा, जिसे इकोलॉजिकल नीड्स यहाँ प्रोफेशनल एड्रेस ऑफ स्पीसीज होता है।